बस बिल्कुल क्लियर है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 401 से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग साथ में इसके आंसर जो आपको लगता है कि एक्यूरेट आंसर इसका हो सकता है वो भी आप साथ ही साथ लिख सकते हैं और मैं साथ ही साथ देखूंगा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो साथ ही साथ हम उसका आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है ये बेसिकली। यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तो उसे कैसे ठीक करेंगे। पिछले कल भी हमने ये क्वेश्चन देखा था। पहला, बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करके, यानी जो भी वो मांग रहा है एकदम उसे दे देना चाहिए। बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे। बालक को क्रोधवश कठोर दंड देकर आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो पिछले कल हमने ये क्वेश्चन देख लिया था, तो आई होप आपको इसका आंसर पता लग गया होगा और आपको पता भी है। और इससे पहले भी हमने ऐसे 2-3 बार क्वेश्चन देख लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको काफी केयरफुल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसके आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी था। ठीक है, समीर जी नमस्कार। अगला प्रश्न है, आप एक ढीठ बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे। ढीठ बालक, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का। ठीक है, ऐसे बालक के व्यवहार को आप कैसे सुधारेंगे। उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। अब ढीठ है, कठोर स्वभाव का है, तो कठोर शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि देख लूंगा, या फिर ढंग से बैठ जाओ, या फिर उसको कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। उसकी इच्छा पूर्ति करेंगे, जो वो चाह रहा है उसको करने दिया जाए। सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वो आगे ऐसा व्यवहार प्रदर्शन ना करे, या फिर उसकी उपेक्षा करेंगे, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो इसको, ऐसा ही है ये। तो इसका आंसर भी आप लोग डेफिनेटली, शमिता जी, सी इसका करेक्ट आंसर है। समीर जी जूम करने को बोल रहे, देखिए मैक्सिमम जूम है अभी क्वेश्चन। अगर हम इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फिर हमें एक ही स्लाइड दिखेगी। मैं कोशिश कर लेता हूं उसको फुल स्क्रीन पे, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम इतना ही जूम होगा, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन हम देख पाएंगे। बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे। जो स्टूडेंट है उनमें एक स्वस्थ गुड जो आपका लर्निंग हैबिट्स है वो कैसे आप डेवलप करेंगे। गुड लर्निंग हैबिट्स स्टूडेंट्स में आप उन्हें संयमबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे, यानी डेली रूटीन में आप पढ़ें, इस तरीके से उन्हें मोटिवेट करेंगे बचपन से ही। आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उनसे सिर खपाएं, एक ट्यूटर व्यवस्था कर देंगे कि आप जाओ ट्यूशन पे पढ़ो। आप बालकों के साथ साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, यानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ते रहें। आप बालकों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कहानी सुनाएंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार कैसे जीता जाता है वो कहानियां आप बच्चों को सुनाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप बचपन से ही अगर उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से, संयमबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने की हैबिट डलवाएंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर क्या है, गुड लर्निंग हैबिट विकसित हो जाएगी। आपके यहां विद्यालय में मध्याह्न भोजनावकाश की व्यवस्था की जाती है, जिससे देखिए इसको मिड डे मील आप कह लीजिए। मिड डे मील के लिए जो आपकी रिसेस इसे कहते हैं, बेसिकली आधी छुट्टी हिमाचल में कहते हैं। ठीक है, आधी छुट्टी, मध्याह्न भोजन अवकाश जो कि लंच के लिए दिया जाता है, इसकी व्यवस्था क्यों की जाती है स्कूलों में। छात्र, अध्यापक
विद्यालय की कैंटीन का सदुपयोग कर पाए, यानी कैंटीन जो है वहां पे कैंटीन वाला कहीं घाटे में ना चले जाए और वहां पे जाके खाना खाए, उसका सदुपयोग कर पाए। छात्र अपनी थकान को दूर कर सकें तथा शिक्षक भी रिलैक्स हो सके, छात्र की थकान भी दूर हो जाए और टीचर भी रिलैक्स हो पाए। छात्र अपना भोजन ग्रहण कर सके तथा पुनः पढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। छात्र अपने को हर बंधन से मुक्त करके या मुक्त अनुभव वो कर सके, बिल्कुल फ्री अनुभव वो कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अवधान हमने इससे पहले पढ़ा था, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा। अवधान जो होता है, अवधान यानी बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बैरियर्स आ जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खो जाता है। तो उस अवधान को खत्म करने के लिए रिसेस यानी मध्याह्न अवकाश दिया जाता है। इसमें भोजन भी वो करते हैं और इसमें खेल कूद भी वो करते हैं। ये खाने का ही टाइम नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भोजन करने के लिए ही आपको ये आधी छुट्टी दी जाती है। इसमें खेल कूद, उछल कूद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें छात्र भी रिलैक्स रहते हैं और टीचर को भी रिलैक्स होना जरूरी होता है। इसका सी नहीं होगा, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा? छात्र अपना भोजन ग्रहण कर सके। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भोजन के लिए ये बेसिकली आपका मध्याह्न जो आपका होता है, रिसेस होती है आपकी, इसलिए नहीं होती है। और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेसिकली ये दोनों के लिए है। यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट भी रिलैक्स हो पा रहे हैं और यहाँ पे टीचर भी, क्योंकि दोनों को छुट्टी की जरूरत पड़ती है ताकि अवधान ना हो, इसलिए सी नहीं है यहाँ पे ये। और कुछ हद तक ये लगता है तो डी भी यहाँ पे लगता है और ये है एक्चुअल में, ये भी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, बट इसमें से बेस्ट जो ऑप्शन है वो बी था। निम्नलिखित में अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम क्या है? देखिए, आप मोटिवेट क्यों होते हैं और मोटिवेशन के जो सिद्धांत है वो पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा है। जब हम पब्लिक एड पढ़ते हैं तो उसमें नीड हायरार्की हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे यही पूछा है, जो मोटिवेशन चक्र होता है उसको सही क्रम में लगाना है। देखिए, पहले आवश्यकता, दूसरा प्रोत्साहन, तीसरा चालन। आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता, चालन, आवश्यकता या प्रोत्साहन। तो सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही क्रम क्या होगा? तो डेफिनेटली आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नीड हायरार्की जो है वो हमने मैस्लो की पढ़ी है, ठीक है। तो आवश्यकता तो सबसे पहले होगी। मोटिवेट आप तभी होंगे जब आपको कोई आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आवश्यकता यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आवश्यकता के लिए क्या किया जाता है? आवश्यकता होगी, आवश्यकता जब है तो आप कोई स्टेप लेते हैं उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। और आवश्यकता कैसे पूर्ण होती है? प्रोत्साहन के द्वारा। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्मजात अभिप्रेरकों का दूसरा नाम है, यानी सॉरी, ऐसी मोटिवेशन जो आपको जन्म से ही मिलती है उसे कहा जाता है जन्मजात अभिप्रेरक। और इसका दूसरा नाम क्या है? जैविक अभिप्रेरणा, अर्जित, शारीरिक या ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। देखिए, जन्मजात पहला तो आ गया जन्मजात, जो कि आपको जन्म के साथ मिलती है मोटिवेशन। आपके माता पिता अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और दूसरा जन्मजात अभिप्रेरक जो होते हैं वो अर्जित भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता के ऊपर ही वो डिपेंड रहेंगे। जन्मजात अभिप्रेरक आपको माता पिता से तो मिलते हैं, लेकिन जैविक यानी बायोलॉजिकल तो आपको मिलते हैं, बट जन्म से ही आपका जो जन्म है लाइक ऐसी सोसाइटी में हुआ है जहां पे मोटिवेशन हो, आपके आस पड़ोस में पढ़े लिखे लोग हो। दैट्स मीन यहाँ पे दोनों यहाँ करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ए, ओनली ए यहाँ पे करेक्ट इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो इसमें जैविक और अर्जित दोनों दिए जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी मोटिवेशन होती है जो आपको बायोलॉजिकल मिलती है, बट सोसाइटी से आप उसे अर्जित भी कर सकते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को
संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कौन से वो फैक्टर बताए हैं जो आपके संवेग है, जो आपके संवेगात्मक विकास आपका होता है, या संवेग क्या होते हैं? बेसिकली संवेग आपके मन में चलने वाली इच्छाएं हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन्हें संवेग कहा जाता है। जैसे प्रेम एक प्रकार का संवेग हो गया, घृणा, लालच, ठीक है, ये सारे संवेग होते हैं। तो संवेगात्मक जो विकास के लिए उत्तरदायी कारक है वो कौन से हो सकते हैं? परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति, परिपक्वता एवं अधिगम, पर्यावरण एवं परिपक्वता, अधिगम एवं पर्यावरण। देखिए आर्थिक स्थिति जहां पे भी आती है उसको तो आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे। साइकोलॉजी में बेसिकली इकोनॉमी का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं रहता है, तो इसको तो हम काट के चलेंगे, ठीक है, कि संवेगात्मक विकास के लिए आर्थिक स्थिति की कोई भी जरूरत नहीं है। परिपक्वता, हाँ परिपक्वता होती है लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं। तो परिपक्वता यानी जैसे जैसे आप लोग परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, मैच्योरिटी के साथ साथ क्या है, आप संवेगों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर आपको क्रोध आ जाता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं परिपक्वता के साथ, यानी मैच्योरिटी के साथ तो ये हो सकता है। और साथ ही साथ ये लर्निंग के माध्यम से भी, अधिगम के द्वारा भी आपके जो संवेगात्मक विकास है उसको हम दिशा देते हैं। तो टीचर बेसिकली यही करते हैं, बच्चों के अंदर जो कमियां होती है उन कमियों को दूर करके बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है ताकि वो समाज में संयत व्यवहार कर पाए, अच्छा व्यवहार कर पाए। तो इसका ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। परिपक्वता यहां भी है लेकिन पर्यावरण का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका होगा। स्थायी भाव का प्रकार नहीं है, स्थायी भाव का प्रकार नहीं है। जटिल स्थायी भाव, साधारण स्थायी भाव, मूल्यपरक स्थायी भाव, मूर्त और अमूर्त स्थायी भाव। तो इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा मूल्यपरक स्थायी भाव नहीं होते हैं। देखिए जो स्थायी भाव आपके होते हैं, भाव यानी आपके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो स्थायी भाव आपके जटिल हो सकते हैं क्योंकि ये कई बार ऐसे इंसान का बिहेवियर होता है, नेचर होता है कि उसे समझना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार साधारण हो जाता है, यानी आप एकदम से बच्चा उंगली चबा रहा है तो आप पता कर सकते हैं कि ये नाखून क्यों चबा रहा है, पैर हिला रहा है तो पता कर सकते हैं, नजरें नहीं मिला पा रहा है तो आप पता कर सकते हैं। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं जो साधारण होते हैं, कुछ जटिल होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। मूर्त और अमूर्त स्थायी भाव, मूर्त वो जो कि फिजिकली आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, छूने से या देखने से। मूल्य परक नहीं होते हैं, वैल्यू वाले भाव नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्थायी भाव की एक विशेषता नहीं है, आपके अंदर जो भावनाएं आती है, स्थायी भाव जो आपके अंदर आते हैं उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? स्थायी भाव अर्जित होते हैं, यानी आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। ये मूर्त होते हैं, मानसिक रचनाएं होती है, स्व अनुभूत होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि स्थायी भाव कौन सा नहीं है। देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं, यहां पे देखिए स्थायी भाव क्या है, ऊपर हमने देखा था। तो स्थायी भाव अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहला का क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे जन्मजात अभिप्रेरकों की बात की थी। तो इससे स्थायी भाव हमारे अर्जित भी किए जा सकते हैं, अर्जित तो ये होते हैं। मूर्त और अमूर्त आपके सामने यहीं पे आ गया, तो ये मूर्त होते हैं, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही हो जाता है। 2 मानसिक रचनाएं होती है तो ये साइकोलॉजिकल है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हमारे भाव होते हैं वो मानसिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये स्व अनुभूत नहीं होते हैं, मतलब ये स्वयंभू नहीं है, ये अपने आप नहीं आ जाते किसी के अंदर, ये किसी सिचुएशन की वजह से आ सकते हैं। कोई भी भाव आपके अंदर आता है, कोई इंसान रो रहा है तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ वो उस परिस्थिति से हुआ जो आपने किसी व्यक्ति को रोते हुए देखा, ठीक है। अपने आप नहीं आ जाता है कोई भाव, एक्सपीरियंस से आपको आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा पूर्व ज्ञान की भी प्राप्ति विद्यार्थी को मिल जाती है? मतलब इनमें से वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा पूर्व ज्ञान, किसी विषय के पूर्व ज्ञान की भी प्राप्ति विद्यार्थी को मिल जाती है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर,
विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये मेथड है, टीचिंग मेथड है। इनमें से 2-3 तो हम देख चुके हैं, ठीक है। इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये आई होप आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए इसका कि क्या होगा। अब देखिए कौन सा तरीका है जिसके द्वारा पूर्व ज्ञान की भी विद्यार्थियों को प्राप्ति हो जाती है। वो होता है पूर्व ज्ञान, यानी जो चीज आपको पहले ज्ञात है, और जब आप ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको क्या है, पूर्व ज्ञान तो होता है, ठीक है। दैट्स मीन पूर्व ज्ञान किस मेथड में मिलता है, मतलब पूर्व ज्ञान का पता विद्यार्थियों को किस मेथड में होता है, ये होता है ज्ञात में। तो ज्ञात में फॉर एग्जांपल हमें पता है कि H2O ये पानी का फॉर्मूला है, तो ये पूर्व ज्ञान हमें था कि H2O है। अब हम H2O से अज्ञात की ओर चल रहे हैं, अज्ञात हम समझ रहे हैं, हमें ये तो पता है कि H2O पानी को कहा जाता है, अज्ञात हमारे सामने ये है कि H2O को H2O क्यों कहा जाता है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये 2 मॉलिक्यूल ये क्या है। जब अज्ञात की ओर हम जाएंगे दैट्स मीन यहाँ पे पूर्व ज्ञान का भी मतलब हमें पता होता है ज्ञात से अज्ञात में। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडक्टिव नहीं होगा, ये जो विशिष्ट से सामान्य होता है इसे कहा गया है इंडक्टिव मेथड, तो इंडक्टिव मेथड नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमें पहले क्वेश्चंस का पता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का हमें पता है, ठीक है, बट हमें डिटेल कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, उसे कहा जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी व्यक्ति का हमें पता है लेकिन जनरलाइज वर्ल्ड का हमें पता नहीं है, ना ही ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होगा। ऑप्शन सी इज राइट। शिक्षण सामग्री का उपयोग हम टीचिंग एड क्यों यूज करते हैं, या फिर कैसा हमें करना चाहिए। शिक्षण सामग्री का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो। पाठ को विकसित करने के लिए हम टीचिंग एड केवल उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, या फिर हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसे डेवलप करने के लिए, या फिर अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने के लिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए, या उपयुक्त सभी। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो आई होप आपको बिल्कुल भी यहां पे डाउट नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी सभी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। यदि भाषा, व्याकरण या कथन में गलती हो, तो कोई बच्चा है उसकी भाषा में गलती है, स्पेलिंग उसने गलत लिखी है, या इंग्लिश या हिंदी में व्याकरण गलत है, ठीक है, या कथन में कोई गलती हो, तो गलती को चिन्हित कर देना चाहिए। जैसे यहां पे गलती है और इसको गिलती यहां पे लिख दिया, तो उसको चिन्हित कर देना चाहिए। गलती में सुधार करवा देना चाहिए, यानी यहाँ पे गिलती लिखी है तो बच्चे को बुलाएंगे, भाई ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, ये गिलती नहीं होता है, ये गलती होता है। तीसरा, वाक्य को शुद्ध कर देना चाहिए, जो वाक्य है उसे शुद्ध कर देना चाहिए। सही उत्तर लिख देना चाहिए। आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई बच्चा आता है आपके पास नोट्स दिखाने जो आपने होमवर्क दिया है, इनमें से कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बताइए। पुनीत जी बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप गलती में सुधार कर देंगे, जो गलत लिखा है उसको आप सही कर देंगे और बच्चे को समझाएंगे, यानी आप खुद नहीं करेंगे सुधार, सुधार करवा देना चाहिए बच्चे से कि बच्चे ये गलत है, ये इसको ऐसा नहीं वैसा लिखें, ठीक है, कर देना चाहिए। खुद नहीं आप करोगे, या आप खुद नहीं लिखोगे, बच्चे से लिखवाओगे, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दृश्य सामग्री, विजुअल जो रिसोर्सेज होते हैं, दृश्य सामग्री जो कक्षा में उपयोग किया जाए उसे होना चाहिए कक्षा में तैयार किया गया। जो आप विजुअल बच्चे को दिखाते हैं वो कैसा होना चाहिए, कक्षा में तैयार किया गया, पाठ योजना में अंकित किया हुआ, यानी जो आपका लेसन प्लान है उसमें वो विजुअल्स होने चाहिए, चित्र होने चाहिए। उपयोग किया जाए जब विद्यार्थी उत्सुक हो, जब विद्यार्थियों उत्सुक हो क्या तभी हम उसे यूज करेंगे। पाठ के प्रारंभ में उपयोग किया जाए, यानी लेसन से पहले ही विजुअल्स उनको दिखाए जाएं। इनमें से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा।
दृश्य सामग्री यानी पहले हम उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे बच्चों को। देखिए आज हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे देखिए हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिरा था, आप देखिए विजुअल में देखिए कितनी तबाही वहां पे हुई थी। और ये नागासाकी पे गिरा था, देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा तबाही हुई थी। आप इमेज में देख पा रहे हैं कितने लाखों लोग मरे थे। तो बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, उनके अंदर एक जिज्ञासा जागेगी। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पाठ के प्रारंभ में ही हम डॉक्यूमेंट्री या विजुअल उनको दिखाएंगे ताकि हमारा आगे का लेसन इजी हो जाए उनको समझने के लिए और वो मोटिवेट रहे। खेल विधि का विशिष्ट लक्ष्य है। खेल विधि, खेल खेल से जो बच्चे सीखते हैं उसका विशिष्ट लक्ष्य क्या है? खेल के द्वारा अध्ययन करना, यानी खेल खेल से सीखना। यहां अध्ययन से कोई मतलब नहीं है, बस खेलने से मतलब है। मुफ्त अध्ययन जो खेल के द्वारा होता है, यानी फ्री लर्निंग जो कि खेल के द्वारा होती है। शिक्षा बिना खेल के पूर्ण नहीं होती, यानी एजुकेशन जो है वो खेलों के बिना पूरी नहीं हो सकती। खेल विधि का यहां पे विशिष्ट लक्ष्य क्या है? ए, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है कि खेल के द्वारा अध्ययन। बट इसका जो आंसर दिया गया है, शिक्षा बिना खेल के पूर्ण नहीं हो सकती। और ये खेल विधि जो होती है आपकी, ये खेल विधि बेसिकली बच्चों के लिए यूज की जाती है कि बच्चे खेल के बिना सीख ही नहीं सकते हैं, बच्चे सीखे खेल खेल में। तो ये मतलब इसका विशिष्ट लक्ष्य है। साधारण लक्ष्य बिल्कुल ये भी है, खेल के द्वारा अध्ययन करना, ये एक साधारण लक्ष्य है खेल विधि का। ये ऑप्शन ही गलत है कि अध्ययन में मतलब ही नहीं है खेल का। मुफ्त अध्ययन जो खेल के द्वारा होता है, मतलब ये भी साधारण लक्ष्य है, यानी खेल के द्वारा फ्री में बच्चे सीख सकते हैं, उनको स्पेसिफिक कुछ नहीं करना है। तो ये यहाँ पे दो साधारण लक्ष्य है और विशिष्ट लक्ष्य ये माना गया है कि बच्चे खेल के बिना सीख ही नहीं सकते, इसलिए बच्चे सीखे खेल खेल में। तो ऑप्शन डी होगा, ए इसका आंसर नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रवेल का योगदान है। किंडरगार्टन विधि में, मॉन्टेसरी विधि में, प्रोजेक्ट विधि में या डाल्टन विधि में। ये जो फ्रवेल है, फ्रवेल ने कौन सा सिद्धांत दिया है या फिर कौन सी टेक्निक बताई है एजुकेशन की? तो यह किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। ठीक है, ये मेथड जो है आपने सुना होगा LKG, UKG, अभी बच्चों के लिए छोटे बच्चे जो होते हैं। तो ये किसने बेसिकली सिद्धांत दिया है या फिर ये विचार किसका है? ये फ्रवेल का विचार है, किंडरगार्टन विधि। वैसे हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम हायर एजुकेशन के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति कब पारित की गई? और ये लॉर्ड मैकाले भारत के आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो मैकाले द्वारा शिक्षा नीति कब लागू की गई? और क्वेश्चन काफी सिंपल है, कई बार पहले ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1835। और आपने बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे मैकाले विधि, गांधी की जो योजना थी, ठीक है, या फिर आगे जो कोठारी समिति है, इस तरीके से कई बार पूछा जाता है। तो 1835 इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को आप कैसे पैदा करेंगे? स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें बेसिकली छोटी छोटी चीजें समझाने का जो महत्व होता है, छोटी छोटी माइक्रो लेवल जो टीचिंग होती है, उसके महत्व को आप कैसे पैदा करेंगे कि छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छात्रों को उस विधि द्वारा पढ़ाकर, यानी माइक्रो मेथड के द्वारा उन्हें पढ़ाकर सूक्ष्म शिक्षण के महत्व के ऊपर एक गोष्ठी करेंगे आप, कोई सेमिनार आप उसके ऊपर रखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर उन्हें लेक्चर देंगे। प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देकर। और इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। सर भूल जाते हैं, पुनीत जी क्या भूल रहे हैं आप? माइक्रो टीचिंग तो ओनली टीचर के लिए होती है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर सेंट्रिक इसे कहा जाता है, टीचर के लिए नहीं होती है ये। अच्छा, डेट्स भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1835
कोई बड़ी बात नहीं है। 18 आप ये याद रखिए कि मैकाले जो था, मैकाले की पॉलिसी क्यों आई, 1833 का जो अधिनियम आया था, 1833 का जो अधिनियम आया था, उसके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था 1833 में कि ये जो अंग्रेज हमें क्लर्क भारत बुलाने पड़ रहे हैं, काफी महंगे पड़ते हैं, तो हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे कि इंडिया के अंदर ही क्लर्क पैदा हो जाए। 1833 का अधिनियम था और क्लर्क पैदा करने का लक्ष्य था। ये जो आज भी हम मैकाले की पॉलिसी को अपनाते हैं, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो 1833 के 2 साल बाद ये लागू की गई 1835 में। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग ऐसा नहीं है कि टीचर के लिए होती है, स्टूडेंट के लिए भी होती है। जो आपके जैसे एमफिल स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है, तो माइक्रो मेथड से ही करता है। पीएचडी कर रहा है कोई, वो भी माइक्रो से करता है। एमए वाले भी माइक्रो से ही करते हैं। ठीक है, ओके। तो सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को आप कैसे पैदा करेंगे, तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। प्रशिक्षण जो उन्हें दिया जाता है, ट्रेनिंग जो स्टूडेंट को दी जाती है, स्वयं छात्र, अध्यापक यानी स्टूडेंट और टीचर सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण जो शिक्षण है वो देकर। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है कि शिक्षा किस डायरेक्शन में जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है? छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अभिभावक। बहुत सिंपल आंसर है और इसका आंसर आप डेफिनेटली दे पाओगे, दे पाओगे कि शिक्षा की दिशा किधर जाएगी, क्या चीज पढ़ानी है, क्या चीज नहीं पढ़ानी है, कौन डिसाइड करता है? ये ऑप्शन सी होगा, इसका बी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस के आधार पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सिलेबस में जो चीजें होती है वही तो डिसाइड करेगी, सिलेबस तो डिसाइड करेगा। अब हम यहाँ पे नेट की, पेपर 1 की कोचिंग ले रहे हैं, तो किस लिए ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं, डायरेक्शन क्या है हमारी, तो डायरेक्शन निर्धारित की जाती है सिलेबस के द्वारा। ठीक है, छात्रों के काम का उचित मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि देखिए मूल्यांकन होता है, एक बाहरी मूल्यांकन होता है, बाहर से एक्सपर्ट आते हैं और मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक मूल्यांकन जो क्लास में टीचर देख के हाव भाव समझ के कर लेता है। ठीक है, तो आंतरिक मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? इससे छात्रों को परीक्षा देने का अनुभव होगा, इससे समय का सदुपयोग होगा, इससे वह साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे और उपयुक्त में से सभी। और देखिए आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन भी आप इसको कहते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन आपके जो होते हैं वो क्यों होते हैं, जैसे 6 महीने के बाद आपके इंटरनल कच्चे पेपर जिसे कहा जाता है, तो कच्चे पेपर बेसिकली इसलिए होते हैं, इससे छात्रों को परीक्षा देने का एक तो अनुभव हो जाएगा, इससे समय का भी सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया वो यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे और साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चे क्या है, फंबल करते हैं या फिर सही तरीके से उच्चारित नहीं करते हैं वर्ड्स को, तो आप क्या करेंगे? उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर बार बार हम कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप दोहराइए दोहराइए दोहराइए, उनको शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे। यानी आप बोलेंगे, देखिए प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। आप बोल रहे हैं, बच्चे को थोड़ी वो समझ आ रहा है, लाइक बच्चे को सुन रहा है लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है उससे। ओके, शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिखेंगे, यानी ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे, देखिए प्रोनंसिएशन। ठीक है, इसको हम अलग अलग प्रोनंसिएशन इस तरीके से हम टुकड़ों में बांटेंगे, या इनमें से सभी, या सारे काम करेंगे, सभी आधार पे हम उन्हें ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ही होगा। एक तो उच्चारण दोहराने के लिए कहेंगे और उन्हें कह के सुनाएंगे पहले कि देखिए प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन होता है, पहले तो हम उन्हें सुनाएंगे, फिर उनको बोलेंगे हाँ प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, वो बार बार करेंगे। और अगर फिर भी वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे तो फिर टुकड़ों में उसको लिखना होगा, तो डी है। कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए? आप बच्चे को ग्लोब दिखाते हैं या फिर आप उन्हें मैप बताते हैं कि मैप का अध्ययन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
नक्शे का पैमाना समझाएंगे, नक्शे में दिशा का ज्ञान कराएंगे, नक्शे में दिए गए रंगों का अर्थ बताएंगे, नक्शे पर खींची गई लाइनों के बारे में बताएंगे। हालांकि ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन पहला स्टेप कौन सा होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले आप नक्शे पे ये बताएंगे, देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। सबसे पहले दिशा का ज्ञान आप बताएंगे, फिर दिशा के आधार पे आप बोल सकते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो दैट्स मीन सबसे पहले आप उन्हें दिशा का ज्ञान कराएंगे, दिशा का ज्ञान करने के बाद आप उन्हें लाइनों के बारे में बताएंगे, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला स्टेप यहां पे पूछा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 422, आपकी राय है, आपकी राय क्या है? स्कूलों में छुट्टियां घटा दी जाएं, अध्यापकों को खाली पीरियड्स ना दिए जाएं, रविवार की छुट्टी समाप्त कर दी जाए, प्रतिदिन पढ़ाई स्कूल का समय बढ़ा दिया जाए। आपकी राय क्या है? आप अभी अनुभव कर पा रहे हैं, स्कूल में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप स्कूल में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? एक टीचर होने के नाते यहां पे पूछा गया है, टीचर होने के नाते। देखिए, टीचर होने के नाते स्कूलों की छुट्टियां घटा दी जाए, बिल्कुल गलत बात है। स्कूलों की छुट्टियां इसीलिए दी जाती है ताकि बच्चे थोड़ा रिलैक्स भी महसूस कर पाए स्टडी के साथ। अध्यापकों को खाली पीरियड देने जरूरी है ताकि खाली पीरियड में बच्चे भटक ना जाए अपने लक्ष्य से। रविवार की छुट्टी खत्म कर दी जाए, ये तो सेम यही आ गया, तो ये तो नहीं होंगे। दैट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर है, प्रतिदिन पढ़ाई स्कूल का समय बढ़ा दिया जाए ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। तो डी यहां पे। अब देखिए, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, आपकी राय और भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, आपकी राय और हो सकती है, इसमें नो डाउट। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किसको करना चाहिए? यानी टीचिंग मटेरियल जो होता है उसका पहले चयन किसको करना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, क्या सामग्री यूज करनी है, उसका चयन कौन करेगा? शिक्षक करेगा, प्रिंसिपल करेगा, स्टूडेंट करेंगे, या विद्यालय की जो परिषद बनी है, पीटीए बनी है, वो डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? और ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख भी चुके हैं। तो देखिए, शिक्षण सामग्री क्या यूज करनी है, प्रधानाचार्य जो होता है, प्रधानाचार्य बेसिकली मैनेजमेंट देखता है कि स्कूल के अंदर क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या काम होंगे, वो कौन, मैनेजमेंट कौन देखता है? प्रिंसिपल। लेकिन टीचिंग जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री है कि क्या क्या टीचिंग एड मुझे लगेगी, क्या मुझे मानचित्र की जरूरत है, या मुझे प्रोजेक्टर की जरूरत है, या मुझे बड़े स्क्रीन की जरूरत है, ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, किसकी जरूरत है मुझे? मैं मैथ का टीचर हूं तो मुझे किसकी जरूरत है? मैं साइंस का टीचर हूं तो किसकी जरूरत है? दैट्स मीन ये शिक्षक ही डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल यहां पे नहीं कर सकते हैं डिसाइड इसको। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद है? मतलब विजुअल और ऑडियो विजुअल सामग्री इनमें से कौन सी ज्यादा बेस्ट है? प्रोजेक्टर, सिनेमा, टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, कौन सी सबसे बेस्ट आपको यहां पे लगती है? ऑडियो विजुअल की बात यहां पे कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल। देखिए, स्कूल में सिनेमा तो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली स्कूल में सिनेमा नहीं हो सकता है, हम टीचिंग की बात कर रहे हैं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर भी नहीं होगा, हमने फिल्म तो दिखानी नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगा दिया, उसकी जरूरत हमें रही है। टेलीविजन भी स्कूल में आप लगा नहीं सकते, और टेलीविजन के माध्यम से डेफिनेटली आप लोग पीपीटी नहीं पढ़ा पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, और ये तीनों चीजें आपके स्कूल में आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये है। ऑप्शन ए इज राइट। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं। छात्र क्रिया द्वारा, क्रिया यानी एक्टिविटीज के द्वारा स्टूडेंट सरलता से सीखते हैं, इजीली सीख पाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी रुचिकर होती है, एक्टिविटी क्रिएटिव होती है,
स्टूडेंट एक्टिविटी स्वयं कर पाते हैं। एक्टिविटी में शारीरिक श्रम यानी फिजिकल लेबर का प्रयोग होता है। तो क्यों सीख पाते हैं बच्चे? एक्टिविटी के माध्यम से। देखिए, एक्टिविटी स्टूडेंट क्या है, स्वयं करते हैं। देखिए, एक्टिविटी रुचिकर होती है, बिल्कुल सही है। ये रचनात्मक भी हो सकती है, इसमें शारीरिक श्रम भी होता है, इसमें नो डाउट। बट एक्टिविटीज क्योंकि स्टूडेंट को करने को कहा जाता है, स्टूडेंट को बोला जाएगा उठिए और जाइए ब्लैक बोर्ड पे लिखें। अब बच्चा जो यहाँ पे सोया हुआ था बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, एक्टिविटी करके वो क्या करेगा, टीचर बोलेगा हाँ 4 लिखो, 8 लिखो, 6 लिखो, नीचे नीचे 5 लिखो, 4 लिखो, अब इनको प्लस करो, प्लस करने के बाद डिवाइड करो। एक्टिविटी के माध्यम से क्या होगा, बच्चे यहाँ पे सक्रिय हो जाएंगे। और बच्चे क्योंकि यहाँ पे स्वयं करते हैं इसलिए सरलता से सीख जाते हैं, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं ना उसी में हम ज्यादा सीख सकते हैं। शैक्षिक तकनीक मनुष्य के सीखने की दशा में क्या है? देखिए, शैक्षिक तकनीक का मतलब है टीचिंग मेथड जो होते हैं आपके, या फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी जो होती है मनुष्य के सीखने की दशा में क्या है? निर्देशन, व्याख्यान, पुस्तकवाचक, वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। और आंसर इसका भी बहुत सिंपल है। जो टीचिंग टेक्नोलॉजी होती है, टीचिंग टेक्नोलॉजी में जैसे प्रोजेक्टर हो गया आपका, सीपीयू, कंप्यूटर, जो भी आपका, ये क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग जब हम करते हैं। ऑप्शन डी होगा, वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो प्रोजेक्टर हो, जो मर्जी हो। शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने से सर्वाधिक लाभ है क्या है? जो टीचर होता है वो टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने से सर्वाधिक लाभ उसे क्या होगा, और ये हम पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे समय का सदुपयोग होगा, इससे सर्वांगीण ज्ञान में विकास होगा, इससे अनुसंधान कार्य में सहायता मिलेगी, इससे शिक्षक को आत्मसंतोष प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन आई होप आपको याद आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप लोगों को याद है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया कि ओनली टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के साथ हम अन्य किताबें अगर पढ़ते तो हम ओवरऑल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं किसी विषय के बारे में। बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन सी बात सही है? बेसिक एजुकेशन से संबंधित, बेसिक एजुकेशन जो होती है प्राइमरी लेवल की, ठीक है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन सी बात सही है? यह धर्म एवं आध्यात्म से अनुप्राणित है, यह धर्म से निकली हुई है, आध्यात्म से निकली हुई है। इसका एकमात्र उद्देश्य साक्षरता दर को बढ़ाना है कि लिटरेसी रेट बढ़ जाए, बाकी जाए भाड़ में। ओनली यहां पे लिखा है मात्र। यह गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल गांधी जी ने ये बुनियादी शिक्षा की बात की है। यह केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है, यहाँ पे केवल शब्द लिखा है। केवल शब्द को आपने बहुत ही डीपली एनालिसिस करना है। आप मैं ये बोलता हूं जहां पे मात्र शब्द आपको देखने को मिलता है, जहां पे केवल शब्द आपको देखने को मिलता है, ओनली शब्द जहां पे देखने को मिलता है, उसमें डाउट बिल्कुल आप करो। तो बुनियादी शिक्षा की बात गांधी ने प्राइमरी लेवल तक तो नहीं की थी, ठीक है, तो धर्म का क्या लेना देना है प्राइमरी बुनियादी शिक्षा से, तो ये भी डाउटफुल है। तो ये तो हमें पता ही है, ऑप्शन सी का तो हमें पता ही है, बुनियादी एजुकेशन के जो फादर हैं, वर्धा योजना इसे कहा था, वर्धा योजना, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की प्रकृति कैसी होती है? मानसिक रूप से पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए का मतलब पागल नहीं है कि एक बच्चा वो 10 साल का है लेकिन उसका जो विकास है वो 5 साल के बच्चे के बराबर है। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुशासनहीन होती है, निष्ठावान होती है, संवेदनशील होती है, या शक्तिशाली होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की? तो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे हंसने लगते हैं, बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, संवेदनशील इनकी प्रकृति होती है। शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है? टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? पुस्तक परीक्षा पद्धति, यानी पुस्तक आपको पहले पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। वर्तमान परीक्षा पद्धति जो
आजकल चल रही है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पद्धति या सेमेस्टर परीक्षा पद्धति। और डेफिनेटली आप लोगों को ये पता ही होगा क्योंकि आज के टाइम पे हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो कौन सा है, बताइए कौन सा है। सी तो नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बेस्ट मेथड नहीं है शिक्षा के लिए। ठीक है, आपका जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती है वो बेस्ट मानी जाती है, इसलिए लगभग हर जगह सेमेस्टर परीक्षाएं आपको देखने को मिलेगी हर एक इंस्टीट्यूशन में। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दिया है कि आज के टाइम की व्यवस्था पे, आज के टाइम पे पता नहीं कौन कौन सी चल रही होगी, कहाँ पे कौन सी चल रही है वो हम कह नहीं पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है, ये जो कथन है वो किस विद्वान का है वो आपको बताना है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टीचर वो है जो बालक जैसा हो, मतलब बच्चों की तरह ही बिहेवियर करे, बच्चों के साथ घुल मिल जाए। ये कथन किसका है? और ये पॉलिटिकल साइंस के हम स्टूडेंट हैं, तो ये मैंकेन का कथन है। अब यहाँ पे तुक्का नहीं आप लगा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है तुक्का आप लगा पाओ, क्योंकि कथन किसने कहा है ये जब तक आपको आइडिया ना हो, या फिर आप इन्फ्रेंस भी आप तभी लगा सकते हैं जब आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो। ठीक है, तो मैंकेन का ये कथन है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत अध्यापक क्या करता है? टीचिंग की प्रोजेक्ट विधि है, यानी प्रोजेक्ट आपको दे दिया, इसमें टीचर का क्या काम होता है? प्रोजेक्ट में केवल वो प्रश्न पूछता है प्रोजेक्ट से संबंधित, हाँ बताइए कहाँ पहुंचा आपका प्रोजेक्ट, क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सीखा। केवल मूल्यांकन करता है, यानी प्रोजेक्ट आपको बना के दे दिया, कोई रिपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको बना दी, केवल मूल्यांकन केवल टीचर करता है। अब यहाँ पे देखिए केवल शब्द है, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, मूक दर्शक बना रहता है, यानी वो बस देखता रहता है स्टूडेंट क्या कर रहा है, केवल मार्गदर्शन करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 जगह केवल है, लेकिन इसका आंसर जो है वो केवल में ही होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में केवल एक काम करता है, सिर्फ एक काम होता है प्रोफेसर का, और वो डेफिनेटली आपको पता है। प्रोजेक्ट विधि लाइक एमफिल का प्रोजेक्ट है या पीएचडी का प्रोजेक्ट है, इसमें गाइड का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। तो एमफिल में गाइड होते हैं आपके, पीएचडी में गाइड होते हैं, गाइड को सुपरवाइजर या मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सरल से जटिल पद्धति का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा पहले सरल और बाद में जटिल की ओर हम जाएंगे। ठीक है, पहले सरल लाइक पहले आपको एबीसीडी सिखाई, ये सरल थी, उसके बाद आपको बोला हाँ भाई कैट लिखो, तो CAT, डैट लिखो DATE। ठीक है, इस तरीके से, यानी सरल से टफ की ओर जाने वाला मेथड कौन सा है? पहले भूतकाल की बात एवं बाद में वर्तमान की बात, पहले पास्ट को बताएंगे उसके बाद हम प्रेजेंट की बात करेंगे। पहले सौरमंडल एवं बाद में चांद सितारों की बात, यानी पहले उनको सौरमंडल समझाएंगे, देखिए सौरमंडल क्या होता है, उसके बाद चांद तारों पे आएंगे। पहले यूनेस्को एवं बाद में यूएनओ, यानी पहले हम यूनेस्को के बारे में समझाएंगे, देखिए यूनेस्को क्या है, उसके बाद यूएनओ को हम समझाएंगे। पहले अशोक की जीवनी और बाद में उसकी विदेश नीति को समझेंगे। तो इसका आंसर भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दे दीजिए, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। हम पहले ही हिस्ट्री बताने लग गए और बच्चे को दिन दुनिया का पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पहले इजी है, अशोक इजी है ना, कि अशोक एक राजा था, मौर्य सम्राट था, और अशोक महान कहा जाता है, कलिंग का युद्ध उन्होंने जीता, कलिंग का युद्ध जब उन्होंने जीता वहां पे लाखों लोग मारे गए, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने कहा आज के बाद मैं रक्तपात नहीं करूंगा, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद हम बताएंगे कि उनकी विदेश नीति कैसी थी। अब विदेश नीति उनकी डेफिनेटली, उन्होंने बोला कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, हत्याएं नहीं करूंगा, दैट्स मीन पहले हम ये इजी बताएंगे, उसके बाद हम ये टफ जो है विदेश नीति उधर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता कौन है? शिक्षा में जो खेल विधि यूज की जाती है एजुकेशन में, इसका जो जन्मदाता है वो फ्रॉवेल को माना जाता है। और फैक्चुअल क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे आपको। अभ्यास
पाठ का अभिप्राय निम्न में से कौन सा है? अभ्यास पाठ यानी प्रैक्टिस जो आपकी होती है, एक्सरसाइज जो आपके लेसन में दी होती है बाद में, उसका अभिप्राय क्या है? छात्रों के समक्ष तथ्यों को एक क्रम में रखना, यानी फैक्ट जो है वो छात्रों के समक्ष एक क्रम में रखना। सीखे हुए तथ्यों को उसी रूप में दोहराया जाना, यानी जो आपने तथ्य सीखे हैं उसको आप एक्सरसाइज में दोहरा पाए। यह जानने का प्रयास करना कि छात्रों को पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, ज्यादा एक्टिव उनको बनाना। इनमें से एक्सरसाइज जो पार्ट होता है उसका क्या लक्ष्य है? और इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही, आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड के मास्टर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़े हैं और हमें शुरू में आपको लगा होगा शब्दों में हम उलझ रहे थे या फिर शब्द हमें समझ नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब शब्दों पे भी हमारी पकड़ बन रही है। तभी मैं कहता हूं कि आप अगर इजी से पढ़ोगे पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज टफ आएगी, आपको आते हुए भी उसका आंसर गलत करोगे। तो इस प्रैक्टिस सेशन का यही फायदा है, ठीक है, कि आप लोग टफ से टफ भी आसानी से समझ पा रहे हो। पाठ योजना यानी लेसन प्लान तभी सही तरीके से बनाई जा सकती है जब शिक्षक को क्या पता हो? शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, टीचिंग मेथड्स का उन्हें ज्ञान हो, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, या सभी। तो यहां पे भी आप लोग आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा? ओके, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सभी। यानी हम लेसन प्लान तभी बना पाते हैं जब हमें सिद्धांत का भी पता हो, मेथड का भी पता और छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी पता हो कि इनको कितनी नॉलेज है, क्या इन्हें डीप समझाने की जरूरत है, डीप यानी क्या इनके माइक्रो स्टडी की जरूरत है। अगर बच्चे को अच्छे से सारा कुछ पता है तो हम मैक्रो स्टडी करेंगे, यानी मोटा मोटा उन्हें समझाएंगे, ठीक है। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, करके, देखकर। आंसर डेफिनेटली आप लोगों ने दे दिया है। तो छात्र सर्वोत्तम कहां से सीखते हैं? करके। बच्चे प्रैक्टिकली एक्टिविटीज के माध्यम से जो सीखते हैं, स्वयं करके ज्यादा सीखते हैं। श्याम पट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? और ऐसा क्वेश्चन पहले आ गया है, अच्छा लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, लेखन की स्पष्टता और दृश्यता, छोटे अक्षरों में लेखन। डेफिनेटली बिल्कुल सही, इसका सी करेक्ट आंसर है, लेखन की स्पष्टता और दृश्यता, यानी वो स्पष्ट लिखे जाने चाहिए और दिखने भी चाहिए बच्चों को, ना तो इतना बड़ा कि पूरे ब्लैक बोर्ड में एक ही अक्षर लिख दो आप, ना इतना छोटा, मतलब जितना विजिबल हो और स्पष्ट हो। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? एक टीचर के लिए टीचिंग साइकोलॉजी की क्या उपयोगिता है? इससे शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होता है, यानी टीचिंग कैसे की जाती है उसका हमें पता लगता है। इससे अध्यापक की सेहत ठीक रहती है। इससे बालकों को समझने में सहायता मिलती है। इससे शिक्षा नीति का ज्ञान होता है। अब देखिए, अध्यापक की सेहत का क्या लेना देना है, शिक्षा नीति के ज्ञान से क्या लेना देना है? साइकोलॉजी की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो आपके पास बचते हैं ऑप्शन ए एंड सी, आंसर दीजिए जी। बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टीचिंग साइकोलॉजी से हमें साइकोलॉजी का पता लगता है, बच्चों के साइकोलॉजी का पता लगता है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, क्या चीज वो सीखना चाह रहे हैं। पढ़ते समय पुस्तक और नेत्र की कितनी दूरी होनी चाहिए? और ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में ये एसएससी में भी पूछे गए थे, मैंने वहां पे ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, और फैक्चुअल क्वेश्चन है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कम से कम 1 फुट की दूरी होनी चाहिए किताब से, उससे आंखें भी ठीक रहती है और आपकी विजिबिलिटी भी सही रहती है। व्यक्तिगत शिक्षा आवश्यक है बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, धीमे याद करने वाले छात्रों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, सबके लिए। अब देखिए और बी दोनों, ये दोनों ऑप्शन ही एक जैसे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, सबके लिए और बी ही दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे कट जाता है। ए बी सी आपके पास बचते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा की बात यहाँ पे हो रही है, और व्यक्तिगत शिक्षा
जो है वो दोनों के लिए दी जा सकती है। वो धीमे सीखते हैं या बुद्धिमान हो तो व्यक्तिगत शिक्षा दोनों को दी जा सकती है। तो डी तो नहीं होगा, डी तो मैं पहले ही काट चुका हूं यहाँ पे। अगर आप इसका आंसर डी मान के चलते हैं तो भी ऑटोमेटिकली यही है, सी मान के चलते तो भी यही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी और डी दोनों हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों के संबंध में आधुनिक शिक्षाविदों का क्या विचार है? जो टेक्स्ट बुक्स होती है आपकी, उसके संबंध में जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है उनका क्या विचार है? ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, वो ये मानते हैं कि एक प्रकार का टीचिंग एड है ये सफल अधिगम को प्रारंभ करने वाली और उनका समापन करने वाली है। यानी टेक्स्ट बुक क्या है, एक बेस्ट टीचिंग को शुरू करती है और खत्म भी करती है। पाठ्य पुस्तक का सफल अधिगम के संदर्भ में कोई विशेष महत्व नहीं है। विशेष महत्व नहीं तो लगाई क्यों है भाई टेक्स्ट बुक? इन्हें अधिक योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। टेक्स्ट बुक जो होती है वो आम आदमी नहीं बनाते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाई जाती है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी काउंसिल उसके लिए बैठी हुई है। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का क्या मत है? अब आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन बचते हैं, ये ऑप्शन बचते हैं ए, बी एंड डी। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है, ये एक टीचिंग एड होती है, पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। बी, हाँ बी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बी भी। लेकिन यहाँ पे आधुनिक शिक्षाविदों की बात की गई है, आधुनिक शिक्षाविदों की। ये सफल अधिगम को प्रारंभ और करने वाली और उनका समापन करने वाली होती है। डाउटफुल है बट ए तो है ही है इसका, ए और बी दोनों भी हो सकता है। डिटेल में आगे देखेंगे इसको। ए तो इसका आंसर है, बी भी हो सकता है, सी नहीं है, डी भी नहीं है वैसे ये विशेषज्ञ द्वारा बनाई जाती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार यहां पूछा गया है। कक्षा के आकार के संबंध में सबसे अधिक स्वीकृत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कक्षा का जो साइज है उसके लिए सबसे स्वीकृत कौन सा मेथड है? यानी जो सेक्शन बने होते हैं वो क्यों बने होते हैं? कक्षा का आकार के उद्देश्य पर निर्भर करता है। देखिए कक्षा का जो आकार है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा में छात्र 20 से अधिक नहीं होने चाहिए, 20 से 35 तक होने चाहिए। आकार का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति से नहीं है, और शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव है आकार से कोई लेना देना उसका नहीं है। टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आकार से कोई लेना देना नहीं है। क्लास में देखा होगा आपने 40 बच्चे भी होते हैं, डेफिनेटली हमारे 40, 50, इवन 100 बच्चे भी होते हैं बड़े, उसमें तो 30 से 35 तक होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। एक सेक्शन में भी कम से कम 50, 60 से 70 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। उद्देश्यों पे, कक्षा का आकार के उद्देश्यों पर निर्भर करता है, नहीं कोई लेना देना नहीं है, लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है इसका। अध्यापन यंत्र यानी जो टीचिंग मशीन्स होती है, अध्यापन यंत्र वही है जो हमने भी टेक्नोलॉजी पढ़ा था, टीचिंग टेक्नोलॉजी। अध्यापन यंत्र के निम्नलिखित क्या लाभ हो सकते हैं सिवाय, यानी एक को छोड़कर, नकल पर नियंत्रण करना, यानी टीचिंग मशीन के द्वारा नकल पर नियंत्रण की जा सकती है, गलतियों को पकड़ा जा सकता है, ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उनका सार्वभौमिक प्रयोग किया जा सकता है। और टीचिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, टीचिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए नकल पर नियंत्रण हम कैसे रख सकते हैं? टीचिंग मशीन है कि हमने यहाँ पे कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा, और इसके माध्यम से हम क्या है पता कर सकते हैं कोई नकल तो नहीं कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, हम इसके माध्यम से पकड़ सकते हैं गलती, बिहेवियर की गलती, कोई हुड़दंग मचा रहा है, ठीक है। ध्यान को केंद्रित हम टीचिंग एड के द्वारा कर सकते हैं, टीचिंग मशीन है जो प्रोजेक्टर विधि के द्वारा या फिर दृश्य श्रव्य के द्वारा। तो ये ऑप्शन डी गलत होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का इससे ज्यादा सार्वभौमिकरण का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि टीचिंग बेसिकली इंडिविजुअल होती है। पढ़ने के किस प्रोग्राम के लिए टेक्सिस्टोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? शब्द ज्ञान को सुधारने के लिए, पढ़ने की गति को तेज करने के लिए, पाठ की विषय वस्तु को ठीक ढंग से समझने के लिए, बाईं से दाईं आंख की गति को प्रशिक्षित करने के लिए। देखिए पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए है ये, रीडिंग के लिए, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
पढ़ने की गति को तेज करने के लिए। देखिए टेक्सिटोस्कोप जो होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं बच्चे को, जो धीरे धीरे पढ़ता है उसमें क्या है, स्पीड बढ़ाई जाती है। बच्चा पढ़ रहा है जैसे राम एक राजा था, ठीक है, तो वहां पे टेक्स्ट आएंगे आपके सामने, राम एक राजा था, यानी थोड़ा स्पीड में चलेगा, वो बच्चे जल्दी 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 उसको पढ़ पाए, इसलिए टेक्सिटोस्कोप का यूज किया जाता है। टेक्स्ट से इसकी उत्पत्ति हुई है, टेक्स्ट। ऑप्शन बी। एक बच्चे की कक्षा ऐसे कमरे में लगती है जहां खिड़की नहीं है, ऐसा बच्चा किस भय यानी फोबिया से ग्रस्त हो सकता है। देखिए खिड़की नहीं है तो बच्चे को कैसा भय लग सकता है, उसका दम घुट सकता है, उसे लगेगा कहां चैम्बर में आ गया मैं, ठीक है। इस भय को क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, टाक्सोफोबिया, आग्रोफोबिया, आगोराफोबिया। अब देखिए ये फोबियाज है, ये सारे फोबियाज आपको पता होने चाहिए, और ये ही नहीं कई टाइप के फोबिया है, अभी आप गूगल सर्च कर सकते हैं। जैसे ऊंचाई से डर, उसको क्या कहा जाता है, पानी से डर को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, अलग अलग फोबिया होते हैं। तो देखिए जो घुटन से मरने का जो डर होता है उसे कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होती है। देखिए नेशनल नॉर्म्स बने हैं कि अगर 200 बच्चों का कोई विद्यालय बनाना है तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए, ताकि उसमें स्कूल भी बन पाए, उसमें आपका प्लेग्राउंड भी बन पाए, उसमें फेंसिंग भी अच्छे से हो पाए, अदर एक्टिविटीज भी वहां पे हो जाए। तो 200 बच्चों के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए, कम से कम आपको 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। फैक्चुअल था इसलिए हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फैक्ट आपने याद रखना है बस। अगला प्रश्न है, कक्षा में घुमावदार फर्नीचर व्यवस्था पर क्यों जोर दिया जाता है। घुमावदार यानी ये आपके बेंचेस यहाँ पे लगे, ये बिल्कुल चिपके हुए नहीं होने चाहिए कि इसमें नीचे से नट बोल्ट लगा के इसको कस दिया, यानी फर्नीचर आपका इधर से उधर ले जाया जा सके, अरे परे एकदम से स्थानांतरित किया जा सके। यह अनुशासन को प्रभावी बनाता है, यह प्रभावी प्रबंधन में सहायक है, यह छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाता है, या कक्षा में सफाई के लिए सहायक होता है। इनमें से कौन सा आंसर है। और ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं डिफरेंट टाइप में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। समीर जी 3 एकड़ बोल रहे हैं, 3 एकड़ नहीं 5 एकड़ है, ऑप्शन सी होगा इसका। और हमने ये पहले भी पढ़ा था। देखिए अगर फर्नीचर हमारा एक जगह पे स्टिक होगा तो हमने कोई एक लाइक ग्रुप डिस्कशन हमने करनी थी, ग्रुप बनाने थे, तो हम यहीं पे चिपके हुए हैं, हम इसको मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी है तो हमारा एकदम से पूरा जो फर्नीचर है कोने में ले जाओ और हम ग्रुप एक्टिविटी बाकी के स्पेस में कर सकते हैं। फर्नीचर सारा यहाँ पे हमने लगा दिया, कोई भी एक्टिविटी हमने करनी है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाल मनोविज्ञान आपको मदद करता है, जो बच्चों की साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं वो आपको किस में मदद करता है, बालक की अभिरुचि के बारे में जानने के लिए कि बालक की अभिरुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, उसकी चेतना एवं उपचेतना के व्यवहार के बारे में कि उसकी कितनी समझ है, कितनी सजगता से वो समझता है चीजों को, उनकी जागृति के बारे में, या उपयुक्त में से सभी। दो अगर आपको लग रहे कि दो सही है तो सभी सही होंगे। ऑप्शन डी, समीर जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग का बेस्ट फैक्टर कौन सा है, योग्य शिक्षक, सीखने की क्षमता, जिज्ञासा, अच्छी याददाश्त। लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट कारक इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए लर्निंग के लिए जो बेस्ट कारक बताया गया है वो है अच्छी याददाश्त। तो लर्निंग आप तभी कर सकते हैं, पहला जो आपका लेवल होता है टीचिंग का मेमोरी लेवल होता है, इसलिए आपकी पहले क्या है, मेमोरी को सुदृढ़ करने की कोशिश की जाती है, पहला ही स्टेज होता है, आपको आपकी याददाश्त को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, मेमोरी लेवल आपका पहला होता है, ठीक है। इसी वजह से तो जब आपकी मेमोरी लेवल अच्छी हो जाएगी
उसके बाद आप अधिगम के अगले स्टेज पे जाते हैं, यानी अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है मेमोरी। मेमोरी जब आपकी ठीक होगी उसके के बाद अगले स्टेज पे आप जाएंगे और तीसरे स्टेज पे तभी मेमोरी के माध्यम से ही आप पहुंच पाते हैं। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे, कुल मिला के 50 प्रश्नों को यहाँ पे हमने देखा और आई होप आपको समझ भी आए होंगे, इंटरेस्टेड भी आप लोगों को ये लगा होगा आज का लेक्चर। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, कोई प्रश्न नहीं है किसी का? देखिए अभी ओके, हमारे लगभग एक लेक्चर हमारा इसका बचता है यहाँ, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेशन का, उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन? ओके, पॉलिटिकल के लिए मीटिंग कर लीजिए कल मॉर्निंग में। समीर जी आप बताइए, आप कितना अभी तक स्टडी कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का? कहाँ पे आपकी प्रोग्रेस पहुंची? और मुझे लगता है कि पेपर 2 के लिए मुझे एक लाइक गूगल मीट पे हम लोग एक छोटी सी डिस्कशन रख लेंगे ताकि उसमें हम समझ पाए कि आपकी नीड क्या है। ओके ठीक है, एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं। अभी मैं एक लिंक बना के आपको भेजूंगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वो लिंक मैं भेजता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप।